जेई हो या नीट, लाखों एस्पिरेंट्स और सीटें बस कुछ हजार। तो साफ है, ये रेस सिर्फ मेहनत की नहीं है, ये रेस है स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। तो चलिए आज बात करते हैं उसी प्लान की जो इस विशाल सिलेबस और प्रेशर के पहाड़ से निपटने में काम आएगा। ये सवाल हर उस स्टूडेंट के दिमाग में गूंजता है जो इस सफर पर निकला है। 11वीं 12वीं दोनों का सिलेबस एक साथ, ऐसा लगता है जैसे एक पहाड़ है सामने। इसे मैनेज करना एक आर्ट है, और इसी बैलेंस को बनाना इस पूरी जर्नी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, फाउंडेशन को मजबूत करना। देखिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग की तरह ना एक टॉप रैंक की तैयारी के लिए भी एक सॉलिड नींव चाहिए। तो सबसे पहले आइए उन बेसिक हैबिट्स पर फोकस करते हैं जो इस लंबी जर्नी में सबसे बड़े साथी बनेंगे। 4 से 6 घंटे, ये नंबर दिमाग में बैठा लीजिए। कोचिंग के घंटे, स्कूल के घंटे, वो सब इसके अलावा हैं। ये वो टाइम है जो हर हाल में सेल्फ स्टडी के लिए निकालना ही निकालना है। असली तैयारी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो इसी टाइम में होती है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरत है। एक बहुत कॉमन गलती होती है मिनट बाय मिनट टाइम टेबल बनाना। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 दिन से ज़्यादा चलता नहीं, राइट? इसकी जगह एक बेहतर अप्रोच है वीकली गोल सेट करना। इससे क्या होता है, आप हर दिन 3 से 4 इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर पाते हैं। और अगर मान लीजिए कोई एक दिन खराब हो भी गया तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपके पास हफ्ता है उस गोल को पूरा करने के लिए। कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मिथ कि नींद कम करके ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल गलत। सच तो ये है कि नींद सैक्रिफाइस करना आपसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी छीन लेता है। आपका फोकस, आपकी मेमोरी सब डाउन हो जाती है। तो इस बात को समझिए, 7 से 8 घंटे की नींद ये तैयारी का एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा है, कोई लग्जरी नहीं। ठीक है, तो फाउंडेशन सेट हो गई। अब आते हैं पार्ट 2 पर, पढ़ाई की स्मार्ट टेक्निक्स। क्योंकि देखिए, सिर्फ घंटों तक किताब लेकर बैठना काफ़ी नहीं है। ज़रूरी ये है कि कम टाइम में ज़्यादा और बेहतर कैसे सीखा जाए। इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। यहाँ पर एक गोल्डन रूल काम करता है, 80-20 रूल। मतलब आपका 80% टाइम जाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में और सिर्फ 20% थ्योरी पढ़ने में। सोचिए इसके बारे में। टॉपर्स बार बार चैप्टर नहीं रटते, वो हजारों अलग अलग तरह के सवाल सॉल्व करते हैं। थ्योरी की किताब तभी खोलनी है जब आप किसी सवाल पर बुरी तरह से, मतलब बिल्कुल ही अटक गए हों। खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए ये आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट, सॉल्व मेथड ये जादू की तरह काम करता है। स्टेप 1, सीधे कैलकुलेशन पर मत कूदिए। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आखिर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, फॉर्मूला क्या है। फिर स्टेप 2, वेरिएबल्स को ठीक से फॉर्मुलेट कीजिए, प्रॉब्लम को सेटअप कीजिए। और आखिर में स्टेप 3, शांति से सॉल्व कीजिए। सिंपल। और अब एक सुपर वेपन, शॉर्ट नोट्स। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ये आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए, किसी और के नोट्स नहीं। हर चैप्टर के लिए बस 1 या 2 पेज। इसका फायदा, एग्जाम से ठीक पहले, मॉक टेस्ट से ठीक पहले आप पूरा सिलेबस घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, मॉक टेस्ट में महारत हासिल करना। अक्सर स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट से डरते हैं, लेकिन इनको स्कोर जज करने का जरिया मत समझिए। ये आपकी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का सबसे पावरफुल टूल है। तो आइए समझें इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये सवाल, अगर मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहे हैं तो क्या ये फेलियर है या ये एक रोड मैप है? यही नजरिया बदलना है। कम स्कोर का मतलब फेलियर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एक क्लियर कट मैप मिल गया है कि अब आगे किस किस एरिया पर काम करना है। अब जब मॉक टेस्ट एनालाइज करें तो अपनी गलतियों को 2 हिस्सों में बांटिए। पहली है सिली मिस्टेक्स, मतलब 2+2 को 5 लिख दिया या सवाल ही गलत पढ़ लिया। ये ऐसी गलतियां हैं जो परेशान तो करती हैं पर प्रैक्टिस से ठीक हो जाती हैं। असली दुश्मन है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, मतलब आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। इन पर काम करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। स्कोर में सबसे बड़ा जंप यहीं से आएगा। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, लेकिन 3 घंटे के मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में 4 से 5 घंटे लगने चाहिए। हाँ, टेस्ट देने से ज़्यादा टाइम। इसमें हर वो सवाल शामिल है जो गलत हुआ या छोड़ दिया गया। उस हर सवाल को दोबारा सॉल्व करना है। असली लर्निंग यहीं होती है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ है मेंटल गेम। पार्ट 4 इसी मेंटल गेम को जीतने के बारे में है। इस एग्जाम में सक्सेस सिर्फ नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती, ये मेंटल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मोटिवेशन को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना कोई फॉर्मूला याद करना। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपकी एकमात्र प्रतिस्पर्धा उस व्यक्ति से है जो आप कल थे। बस दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। हर किसी की जर्नी अलग है, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए, दूसरों के स्कोर्स पर नहीं। और जब भी एंग्जाइटी हो, जब भी घबराहट महसूस हो, एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान, ये सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक ट्राई कीजिए। 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 7 सेकंड होल्ड करें और 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत करने में मदद करती है। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रेक लेने का सही तरीका भी जरूरी है। ब्रेक का मतलब मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना नहीं है, उससे दिमाग और थकता है। इसकी जगह एक्टिव ब्रेक लीजिए। थोड़ा वॉक कर लिया, म्यूजिक सुन लिया, ये आपको सच में रिचार्ज करेगा और आपका फोकस बढ़ाएगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, पार्ट 5 फाइनल स्ट्रेटेजिक एडवाइस। यहाँ कुछ क्विक हाई इम्पैक्ट टिप्स हैं जो खास सब्जेक्ट्स और सिचुएशंस में आपके काम आएंगी। तो ये कुछ क्विक पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिए। केमिस्ट्री में फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर मत करना। ऑर्गेनिक के लिए कॉन्सेप्ट मैप्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि रिएक्शंस कनेक्ट कर सकें। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसे 50% ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो चैप्टर्स टफ लगते हैं उनसे डरिए मत। उनके इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कीजिए। तो पूरा प्लान, पूरी स्ट्रैटेजी अब आपके सामने है। सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क अक्सर प्लान को जानने और उस पर अमल करने का ही होता है। सवाल ये नहीं है कि प्लान क्या है, असली सवाल ये है क्या आप इसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं।